नमस्कार। आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गद्दावर नेता शिशिर बाजोरिया जी हैं हमारे साथ। सर, बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, सभी पार्टियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और कुछ दिन में देखते देखते ही पहला चरण का वोट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और 4 मई को मतगणना हो जाएगा। जो यहाँ का अभी परिस्थिति है वो बहुत साफ है। साफ ये है कि तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यहाँ पर यहाँ की जनता दो हाथ उठा के भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद करने जा रही है। उसने अपना फैसला बना लिया है और यहाँ बंगाल का जो इतना बुरा हाल हो गया है उसको यहाँ की जनता चाहेगी उसको इस हालात से, इस गर्द से उठाने के लिए। सर, एसआईआर को लेकर के तृणमूल ने इतनी आवाज़ उठाई, इसके बावजूद भी अभी भी 60 लाख लोग अटके पड़े हैं, तो इसके बारे में भाजपा क्या कहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एसआईआर यहाँ तो ऐसा बनाया गया कि अपने देश में पहला एसआईआर हो रहा है। ये 9वां एसआईआर है, 9वां एसआईआर है। यही एसआईआर, हाँ, पिछले एसआईआर से हम देखें तो काफ़ी दिनों के व्यवधान के बाद है। पर जब पिछला बार हुआ था बंगाल में तो यही ममता बनर्जी उस टाइम विरोधी नेत्री थी। जब 35 लाख लोगों का नाम कटा, जबकि वोटर लिस्ट केवल 4 करोड़ 40 लाख का था, उसमें ममता बनर्जी ने साधुवाद जताया, हाथ ताली दिया। आज क्या हो गया भाई? फर्क इतना ही हुआ, आप विरोधी नेत्री थी, आज आप मुख्यमंत्री बन गई। आपको पता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंश वोटर अवैध है, वो घुसपैठिया है, वो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है। तो इसलिए ये पहले दिन से क्यों इनको पता था। देखिए, वास्तव तो इनको पता है ना क्या है कि उनके सामने दूध कितना है और पानी कितना, तो उनको पता है कि उनका जो ये सरकार खड़ा है, 3 बार जीता है, वो तो केवल ये बांग्लादेशी वोटरों पे जीता है। तो पहले से ही लग गई थी उसके विरोध में। और जहाँ तक ये आप 60 लाख जो अभी भी वोटर का नाम विचाराधीन है, उसमें एक चीज़ बता दें, लगभग 30 लाख का फैसला हो गया है। और ये जो 30 लाख का फैसला हुआ है, इसमें आप ये मान के चलिए 40% नाम रद्द हो गया है, 60% वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है। अब इस पर जिनका नाम रद्द हो गया है, कट गया है, वो वापस फॉर्म 6 दाखिल करके वो फिर वोटर लिस्ट में आने की कोशिश कर सकते हैं। यदि उनका जो नामांकन है वोटर लिस्ट में आने का वो सही समझा गया तो लिया जाएगा। अपने लगातार चुनाव आयोग जो है कई आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भेजा भी जा रहा है, तो इससे क्या चुनाव पे फर्क पड़ेगा? देखिए, जब पहले यहाँ से तबादला हुआ, मुख्य सचिव और गृह सचिव का तबादला उस दिन रात को ही हुआ। मैं किसी एक से पूछा और एक मैं आमला से ही पूछा कि जो नए आएंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमको उत्तर क्या मिला ये सुन लीजिए। ये उसी माहौल से उत्तर आ रहा है, जो भी आएगा ये दोनों से तो बेहतर आएगा। भाई, यहाँ पर क्या है कि मुख्यमंत्री महोदया, जिनको मैं हमेशा माननीय बोलता हूँ, वो ये पूरा का पूरा, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको ऐसे पकड़ के बैठ गई हैं। और कई लोग हैं जो कई कारणोंवश उनके गुलाम बन गए हैं। तो उनका जो तबादला करना हुआ, मेरे ख्याल से तो बहुत सही स्टेप है। पीएम मोदी की जो अभी सभा हुई, इससे बंगाल की हवा बदल गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभा हुआ पिछले शनिवार को, सुबह क्या पिछले रात से दिख रहा था, जिस तादाद से लोग ट्रेन पकड़ रहे थे, कि ये एक ऐतिहासिक सभा होगा, जो कि हुआ। और पूरा ब्रिगेड में एक ऊर्जा था। देखिए, एक चीज़ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो एक ऊर्जा लाते हैं। उस दिन क्या हुआ सुबह, ये घटना बहुत ज़रूरी है बोलना। सुबह जैसे बस भर भर के आ रहा था बीजेपी समर्थकों का,
रैली में जाने के लिए। पहले तो पुलिस वो बस को, जो हमेशा वो हथकंडे अपनाती है, वो इधर उधर उनका दिशा मोड़ रही थी। फिर अचानक से देखा गया कि तृणमूल के कुछ, मैं तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोल ही नहीं सकता, वो तो उनका कोई जो गूंज है वही पथराव चालू किए, बहुत जोर पथराव चालू किए। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, 5 अस्पताल में गए। अचानक मंत्री महोदया वहाँ से निकली, उनका घर बगल में था गिरीश पार्क में, और बोलती हैं हमारे ऊपर भी, हमको भी चोट लगा। रे 1 सेकंड पहले तक तो आप टीवी में बड़ी बुलंदी से बोल रही थी, और जैसे एक पत्रकार ने पूछा क्या आपको भी चोट लगा है, हमको भी चोट लगा। उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी, हमको तो लग रहा था गिर जाएंगी। पीछे में बैकड्रॉप जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वैसे सजा ली 6-7 युवा को अलग अलग जगह में पट्टी, वो बेचारों को यही नहीं पता था उनका पट्टी कहाँ लगा हुआ है। कि आपका जन्म विधान सारणी जोड़ा साकू इलाके में हुआ है, और बड़ा बाजार से हमेशा आपका स्नेह और वहाँ के लोगों से बना रहा है, तो इस बार वहाँ के सीट को लेकर के आपका क्या आकलन है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, ये सही बोला आपने कि मेरा जन्म 212 विधान सारणी में हुआ है जी, जो हमारा पैतृक मकान है जी। मेरा बचपन वहाँ निकला। फिर उसके बाद हमारा परिवार, खास करके हमारा बाबूजी और हम 3 भाई, हम इधर अलीपुर आ गए। मगर वो जगह, हमारा पैतृक मकान वैसे का वैसे ही है। ठीक है। जहाँ तक मेरा है, देखिए मेरा छात्र जीवन में, मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ हूँ, यहीं पर मैं पढ़ा लिखा, सब कुछ यहीं हुआ है। मैं क्रीड़ा जगत से काफ़ी मेरा जुड़ाव था, तो क्रिकेट खेलता था कालीघाट क्लब के लिए। तो मैदान आप देखो तो उत्तर कलकत्ता में तो नहीं है, मध्य कलकत्ता में है, मगर उत्तर कलकत्ता के एकदम जिसको बोलते हैं सरहद पे है जी। और मैं वाटर पोलो खेलता था आज़ाद हिंद बाग, जिसको हम हिदवा तालाब बोलते हैं। तो जब मेरा बचपन वहाँ कटा, मेरा युवा, मैं वहाँ पर तैरने जाता था, वाटर पोलो खेलने जाता था, तो मैं तो वहीं बड़ा हुआ। हाँ, रहता यहाँ हूँ, मगर मेरा हमेशा से उत्तर कलकत्ता से एक जुड़ाव रहा है। सर, एक अपने दर्शकों के लिए स्पष्टता डिजिटल चैनल 2025 में अपने इसको हमने लॉन्च किया है, और काफ़ी शानदार तरीके से 1 साल निकला इसका। तो स्पष्टता न्यूज चैनल के लिए आप क्या कहेंगे, डिजिटल चैनल के लिए? स्पष्टता के दर्शकों को एक स्पष्ट वार्ता जी, ये हमारे यहाँ के लिए बहुत बढ़िया हुआ है कि ये चैनल आया है, जो आपके सामने स्पष्ट समाचार रखता है। और हम चैनल को और सभी दर्शकों को, आज हिंदू नववर्ष है जी, आज विक्रम संवत 2083 की सबको मंगल कामनाएं देते हैं, सब दर्शकों को और आपके चैनल को भी। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।